हेलो फ्रेंड्स, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नवीन आमेटा आज विशेष रूप से कक्षा 10 के बच्चों के लिए जो विशेष कक्षाएं चलाई गई है, क्योंकि उनके एग्जाम जो है वो इसी महीने मतलब कि जून में होने वाले हैं, तो उसी कारण से हमने कुछ विशेष कक्षाओं का आयोजन किया है, जिसमें मैं आपको राजनीति विज्ञान पढ़ाने वाला हूँ। अब राजनीति विज्ञान के थोड़े से सिलेबस को समझ लेते हैं। राजनीति विज्ञान में आपके पास 3 लेसन है। पहला है लोकतंत्र, दूसरा है आपका केंद्र सरकार, तथा तीसरा जो लेसन है वो आपका राज्य सरकार। अब इन तीनों ही लेसन में से अपन पहला जो लेसन है वो लोकतंत्र की हम शुरुआत करने वाले हैं। और ये लोकतंत्र जो लेसन है ये 4+1 मतलब कि बराबर 5 नंबर का लेसन आपके बोर्ड एग्जाम में रहने वाला है। इसी प्रकार से आगे केंद्र सरकार से जो क्वेश्चन बनेगा वो 7 नंबर के क्वेश्चन होंगे, और राज्य सरकार के जो होंगे वो 8 नंबर के। और अगर इन सबको मिला दिया जाए तो टोटल 20 नंबर की जो है वो आपकी राजनीति विज्ञान के क्वेश्चन आंसर परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब मैं जो है आपको लोकतंत्र जो आपका लेसन है राजनीति विज्ञान का पहला, जो कि 5 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है, उसके बारे में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले शासन या सरकार की प्रणाली के जो प्रकार होते हैं, मतलब किस प्रकार से शासन या जो सरकार जो होती है वो किस किस प्रणाली के आधार पर बनती है, तो वो सरकार की प्रणाली के जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है लोकतंत्र और दूसरा होता है अधिनायक तंत्र। अब लोकतंत्र किसे कहते हैं, तो लोकतंत्र के अंदर सिंपल सा है, लोगों का शासन, मतलब लोगों के द्वारा सरकार को बनाना लोकतंत्र कहलाएगा। और अधिनायक, जो कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक ही व्यक्ति का शासन जो होगा वो कहलाएगा अधिनायक तंत्र। तो शासन करने की जो प्रणाली है वो 2 प्रकार की होती है, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली तथा अधिनायक तंत्र शासन प्रणाली। लोकतंत्र में लोगों के द्वारा शासन किया जाता है, और अधिनायक तंत्र के अंदर एक ही व्यक्ति जो होता है उसी के आधार पर शासन किया जाता है, उसे अधिनायक तंत्र कहते हैं। अब यह लोकतंत्र जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा में इसको हम क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब होता है लोकतंत्र। और ये डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक भाषा, कौन सी भाषा, ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। एक तो है डिमोस, दूसरा है क्रेसिया। डिमोस का मतलब होता है भीड़, भीड़ का मतलब हम ये भी कह सकते हैं लोग, और क्रेसिया का मतलब होता है शक्ति। तो अगर हम इसको सिंपल सा कहें तो क्या हो जाएगा, लोगों की शक्ति, या इसी को हम कह सकते हैं लोगों का शासन। तो लोकतंत्र जो है अंग्रेजी भाषा के डेमोक्रेसी से बनता है, जो कि ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से बनता है, डिमोस, डिमोस का मतलब होता है लोग या भीड़, और क्रेसिया का मतलब होता है शक्ति। अब आगे हम देखते हैं लोकतंत्र को परिभाषित करें तो लोकतंत्र की जो सबसे प्रसिद्ध परिभाषा रही है वो है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, कि जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन। और ये जो परिभाषा है जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, ये जो परिभाषा है सबसे ज्यादा इस परिभाषा को प्रसिद्धि जो दिलाने का श्रेय है वो है हमारे अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं अब्राहम लिंकन। उन्होंने इस परिभाषा को सबसे ज्यादा प्रसिद्धि दिलाई। कौन सी, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन। अब लोकतंत्र के मुख्य रूप से 3 अर्थ होते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक परिभाषा लोकतंत्र की यह भी देख लेते हैं। बर्न्स के अनुसार लोकतंत्र क्या है, कि लोकतंत्र एक ऐसा शब्द है जिसके अनेक अर्थ है। मतलब लोकतंत्र के अर्थ तो बहुत होते हैं, लेकिन यह भावनात्मक मूल्यों से भी जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है, भावनात्मक। मतलब लोकतंत्र के बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन यह भावनात्मक मूल्यों से भी जुड़ा है। यह परिभाषा दी थी बर्न्स ने। और जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन जो है, यह परिभाषा सबसे ज्यादा प्रसिद्धि इसको दिलाई अब्राहम लिंकन ने। अब आगे हम बात करते हैं लोकतंत्र के 3 अंतर संबंधी अर्थ होते हैं, जिसमें पहला है यह निर्णय लेने की एक विधि है। मतलब कि हम किसी भी राज्य को या किसी भी सरकार को चलाने का निर्णय कैसे लिया जाए, तो उसकी एक विधि जो है वो है आपके लोकतंत्र। दूसरा, यह निर्णय लेने के सिद्धांतों का समूह है। वो जो निर्णय जिन सिद्धांतों के आधार पर लिया जाता है
उन सिद्धांतों का समूह भी हम लोकतंत्र को कह सकते हैं, जो कि संवैधानिक आधार होता है, या हम कह सकते हैं संविधान के आधार पर। तीसरा है यह आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित, मतलब कि जो भी शासन होते हैं उन शासन के जो आदर्श जो मूल्य है वो किसमें निहित है, लोकतंत्र में निहित है। इसी कारण से आदर्शात्मक मूल्यों से संबंधित भी क्या हो सकता है, लोकतंत्र हो सकता है। आगे हम देखने वाले लोकतंत्र के जो स्वरूप या रूप जो होते हैं वो कौन कौन से हैं, या विभिन्न रूप जो है उनको देखेंगे। तो दोस्तों अगर आगे हम लोकतंत्र के विभिन्न रूपों की बात करें तो ये 4 रूप होते हैं। पहला होता है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा होता है इसका रूप सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा होता है इसका आर्थिक लोकतंत्र, और चौथा जो रूप होता है इसका वो होता है नैतिक लोकतंत्र। अब जो लोकतंत्र के जो रूप होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और नैतिक लोकतंत्र। अब इन्हीं चारों रूपों को हम आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारा पहला जो है वो है राजनीतिक लोकतंत्र। अब लोकतंत्र के जो विभिन्न रूप है वो हमने देखे थे, 4 रूप थे, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और नैतिक। तो अब जो राजनीतिक लोकतंत्र जो है इसको भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम से पुकारा है। सब व्यक्तिवादी लोकतंत्र सबसे प्राचीन समय में या प्राचीन समय में इसको जो है व्यक्तिवादी लोकतंत्र कहा जाता था, या इसको हम कह सकते हैं ये जो व्यक्तिवादी लोकतंत्र है ये राजनीतिक लोकतंत्र का ही एक प्राचीन नाम है। फिर आगे दूसरा जो नाम दिया गया इसको कहा गया उदारवादी लोकतंत्र, जो कि आधुनिक नाम है। मतलब कि इसके बाद में आज जो इस लोकतंत्र को नाम दिया गया है आधुनिक रूप में, वो इसको दिया गया है उदारवादी लोकतंत्र। उसके बाद में पश्चिमी लोकतंत्र, क्योंकि ये जो लोकतंत्र है यह पश्चिमी देशों से आया है, मतलब पश्चिमी देशों में उत्पत्ति होने के कारण इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है। और फिर अंतिम जो है पूंजीवादी लोकतंत्र, और ये नाम इसको दिया गया है मार्क्सवादियों के द्वारा। मार्क्सवादियों ने इसको क्या नाम दिया, पूंजीवादी लोकतंत्र। तो जो ये राजनीतिक लोकतंत्र है इसको भी 4 नाम से पुकारा गया है। पहला व्यक्तिवादी लोकतंत्र, जो कि प्राचीन समय में इसको इस नाम से जाना जाता था। आधुनिक नाम जो है इसका उदारवादी लोकतंत्र, पश्चिमी देशों से आया इसी कारण से इसको पश्चिमी लोकतंत्र भी कहा जाता है, और मार्क्सवादियों के द्वारा इसको पूंजीवादी लोकतंत्र कहा गया है। अब राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसको उदारवादी विचारकों ने इसके 2 रूप बताए हैं। कौन कौन सा, एक तो है लोकतांत्रिक राज्य तथा दूसरा है लोकतांत्रिक शासन। मतलब उदारवादियों के द्वारा राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूप बताए गए हैं। पहला है लोकतांत्रिक राज्य और दूसरा है लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक राज्य क्या है, राज्य के एक प्रकार के रूप में लोकतंत्र, कि राज्य के अंदर अगर लोकतंत्र है, राज्य का कोई प्रकार है तो उसको लोकतांत्रिक राज्य कहेंगे, और शासन के अंदर मतलब सरकार में अगर लोकतांत्रिक प्रणाली है तो उसको लोकतांत्रिक शासन कहेंगे। अब लोकतांत्रिक राज्य क्या होता है, तो प्रभु सत्ता का निवास जनता में है, मतलब कि जो शासन की जो मुख्य इकाई है वो जनता है, इसीलिए जनता को सरकार के निर्माण, नियंत्रण तथा पदच्युत करने की अंतिम शक्ति प्राप्त है। लोकतांत्रिक राज्य के अंदर संपूर्ण जो शक्ति होती है वो जनता में निहित होती है। जनता ही उस सरकार का निर्माण करती है, उस पर नियंत्रण रखती है, तथा उस सरकार को पदच्युत यानी पद से हटाने की क्षमता भी जनता के पास होती है। वो होता है लोकतांत्रिक राज्य। अब लोकतांत्रिक शासन क्या है, तो यह अवधारणा लोकतांत्रिक राज्य के सैद्धांतिक पक्ष का ही विकसित रूप है। जो ये लोकतांत्रिक राज्य जो है इसका जो सैद्धांतिक पक्ष जो है उसका ही विकसित रूप जो है वो क्या हो गया, लोकतांत्रिक शासन। कहने वाला लोकतांत्रिक राज्य से ही लोकतांत्रिक शासन का निर्माण होता है। इस प्रकार से राजनीतिक लोकतंत्र के 2 रूप बताए गए हैं। कौन कौन से, लोकतांत्रिक राज्य और लोकतांत्रिक शासन। लोकतांत्रिक राज्य के अंदर क्या है कि प्रभु सत्ता जो है वो जनता में निवास करती है, जनता ही सरकार को बनाती है, बिगाड़ती है तथा उस पर नियंत्रण रखती है। और दूसरा लोकतांत्रिक शासन जो है लोकतांत्रिक राज्य का ही सैद्धांतिक और विकसित रूप है। तो दोस्तों जो हमने अभी लोकतांत्रिक राज्य तथा लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा पढ़ी है, लोकतांत्रिक राज्य का मतलब क्या होता है,
कि राज्य के जो लोग जो है वो लोकतांत्रिक हो, और लोकतांत्रिक शासन का मतलब होता है कि जो शासन जो है वो लोकतांत्रिक हो, जनता का जनता के लिए हो, जनता के द्वारा शासन हो, वो कहलाएगा लोकतांत्रिक शासन। अब लोकतांत्रिक राज्य तथा लोकतांत्रिक शासन जो है, लोकतांत्रिक राज्य और लोकतांत्रिक शासन की अवधारणा का निष्कर्ष क्या निकलता है? ये अपन ने पढ़ा था कि लोकतांत्रिक राज्य जो होते हैं उनमें राज्य लोकतांत्रिक होता है तथा लोकतांत्रिक शासन जो होता है वो लोकतांत्रिक राज्य का ही एक विकसित रूप होता है, सैद्धांतिक रूप होता है। अब राजनीतिक प्रभु, अब इसका मतलब निष्कर्ष क्या है? तो यह है कि राजनीतिक प्रभुसत्ता के द्वारा कानूनी प्रभुसत्ता पर भी नियंत्रण किया जाना चाहिए, कि राजनीति के साथ साथ कानून पर भी उनका अधिकार होना चाहिए, उनका नियंत्रण होना चाहिए। अब लोकतांत्रिक शासन जो है इसके दो उपभेद होते हैं। आगे वापिस लोकतांत्रिक शासन के दो उपभेद कौन कौन से? प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र क्या होता है? तो प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र का मतलब होता है जनता जो है स्वयं प्रभु होती है, मतलब कि जनता ही सब कुछ करने वाली होती है। भी कि किस प्रकार से उस राज्य में कानून बनाना है, किस प्रकार से उन कानून का निर्वहन करना है, किस प्रकार से वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति करनी है, वो सारे के सारे कार्य जनता स्वयं करती है, तो वो कहलाएगा प्रत्यक्ष या शुद्ध लोकतंत्र। दूसरा है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र। इसके अंदर क्या होता है कि जनता के द्वारा प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जाती है। मतलब कि जनता के द्वारा प्रतिनिधि को नियुक्त किया जाता तथा वो शासन का पूरा कार्यभार संभालते हैं, वो ही कानून बनाते हैं, वो ही शासन व्यवस्था को लागू रखते हैं, वो ही कर का निर्धारण करते हैं, तो वो हो जाएगा जनता के द्वारा प्रतिनिधियों की नियुक्ति के अंदर अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो दोनों ही भाव समझ में आ गए होंगे। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है जनता स्वयं सरकार होती है, जनता के द्वारा ही सब कुछ किया जाता है। और अप्रत्यक्ष के अंदर क्या होता है? जनता के द्वारा किसी प्रतिनिधि को चुना जाता है। जैसे कि हमारे भारत के अंदर जो प्रधानमंत्री है, जो मंत्री है, या जो भी मतलब कि ये प्रशासनिक अधिकारी है, इन सबको चुना किसने है? जनता ने। तो कहने का मतलब है कि जनता के द्वारा लोगों को चुनकर प्रतिनिधि बनाना अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र कहलाता है। अब चूंकि अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि लोकतंत्र है, तो इसके भी दो रूप माने गए हैं। पहला है संसदीय लोकतंत्र, मतलब संसद के द्वारा सरकार चलाना या संसद के द्वारा सरकार का निर्माण होना। और दूसरा है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, जिसमें राष्ट्रपति सर्वोपरि होता है, उसको कहते हैं अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी दो भेद बताए गए हैं, संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ये जो था दोस्तों हमारा ये लोकतंत्र का पूर्ण रूप से विवरण था कि राजनीतिक लोकतंत्र क्या होता है, उसके क्या क्या भेद होते हैं, और फिर आगे इसमें क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों आगे हम समझेंगे कि राजनीतिक जो लोकतंत्र है उसकी आधारभूत मान्यताएं क्या है, या हम कह सकते हैं कि एक तरीके से राजनीतिक लोकतंत्र होता क्या है। तो वो संपूर्ण चीज हमें इन 4-5 बिंदुओं से समझ में आ जाएगी कि यह उदारवादी संविधानवाद में विश्वास करता है। सबसे पहले तो राजनीतिक लोकतंत्र किसमें विश्वास करता है? उदारवादी दृष्टिकोण को मानता है। दूसरा है यह प्रभुसत्ता का निवास जनता में मानता है, जनता ही सब कुछ है, सरकार जनता के द्वारा ही बनती है। ये कौन मानता है? राजनीतिक लोकतंत्र। राजनीतिक लोकतंत्र का सैद्धांतिक पक्ष तो है लोकतांत्रिक राज्य, तथा व्यवहारिक पक्ष जो होता है वो होता है लोकतांत्रिक शासन। जो अभी अपन ने दोनों के बारे में पढ़ा, लोकतांत्रिक राज्य क्या होते हैं और लोकतांत्रिक शासन क्या होते हैं। तो सैद्धांतिक पक्ष तो हो गया लोकतांत्रिक राज्य, तथा व्यवहारिक जो पक्ष होगा वो होगा लोकतांत्रिक शासन। राजनीतिक लोकतंत्र स्वयं में साध्य नहीं है, मतलब कि राजनीतिक लोकतंत्र ही इसका लक्ष्य नहीं है, अपितु लोकतांत्रिक साध्यों एवं मूल्यों की प्राप्ति का साधन है। तो राजनीतिक लोकतंत्र जो है वास्तव में लोकतंत्र है या नहीं उसको प्राप्त करने का एक साधन है। स्वयं राजनीतिक लोकतंत्र नहीं है, बल्कि लोकतंत्र को प्राप्त करने का एक साधन जो है वो है राजनीतिक लोकतंत्र। तो बच्चों लोकतंत्र के जो रूप हम पढ़ रहे थे उसमें हमारा पहला जो रूप था वो था राजनीतिक लोकतंत्र, तथा दूसरा जो रूप है वो है सामाजिक लोकतंत्र। अब सामाजिक लोकतंत्र होता क्या? तो इसके नाम से ही पता चल रहा है कि समाज में लोकतंत्र का निवास कहाँ हो? समाज में। उसी को हम कहेंगे सामाजिक लोकतंत्र। अब सामाजिक लोकतंत्र का लक्ष्य क्या हो सकता है? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है सामाजिक समानता की भावना,
कि व्यक्ति किसी भी रूप से असमान नहीं हो, लिंग, जाति, वर्ण के आधार पर उनमें असमानता का भाव नहीं हो, बल्कि सभी लोगों को समान माना जाए, समानता के अवसर प्रदान हो। तो यही इस सामाजिक लोकतंत्र का अंतरिम लक्ष्य है। अब यहाँ पर एक दार्शनिक हुए हर्नसा, उन्होंने कहा है कि लोकतांत्रिक समाज वह है जिसमें जनता के विचारों की प्रबलता हो तथा जिसमें समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। दो चीजें बताइए, एक तो जनता के विचारों की प्रबलता तथा दूसरा है समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। वही अगर दो गुण किसी लोकतांत्रिक राज्य में है तो वास्तव में वो सबसे अच्छा लोकतांत्रिक राज्य है। क्या क्या? जनता के विचारों की प्रबलता और दूसरा है समानता का सिद्धांत, मतलब जनता के विचारों को सुना जाए, समझा जाए और सभी को समानता के अवसर प्रदान हो। फिर आगे ये जो परिभाषा ये किसने कही थी? हर्नसा के अनुसार। याद रखना, हर्नसा के अनुसार क्या थी कि जनता के विचारों की प्रबलता तथा समानता का सिद्धांत प्रचलित हो। फिर आगे सामाजिक लोकतंत्र के लिए आवश्यक क्या चीजें हैं? तो पहली चीज वही है कि धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन आदि के आधार पर समाज में मौजूद विशेषाधिकारों की, जो विशेष अधिकार लोगों को प्राप्त है, उस व्यवस्था का अंत हो। मतलब कि धर्म, जाति, नस्ल, भाषा, लिंग, धन के आधार पर किसी के प्रति असमानता का व्यवहार न किया जाए, सभी को समान अवसर प्रदान हो, विशेषाधिकार किसी को नहीं मिले। दूसरा है सभी को सामाजिक प्रगति के समान अवसर प्राप्त हो। वही चीज है कि जितने भी लोग हैं, चाहे किसी भी भाषा, लिंग, धर्म, वर्ण से हो, उनको समान अवसर प्रदान हो, प्राप्त हो आगे बढ़ने के लिए। तो दोस्तों, लोकतांत्रिक जो हम रूप पढ़ रहे थे उसमें राजनीतिक तथा सामाजिक लोकतंत्र के बाद तीसरा जो इसका रूप है वो है आर्थिक लोकतंत्र। अब आर्थिक लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो नाम से पता चलता है कि अर्थव्यवस्था के प्रकार के रूप में लोकतंत्र को आर्थिक लोकतंत्र कहा जाता है। अब इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। अब ये विचार किसने रखा? तो वर्तमान में आर्थिक लोकतंत्र का विचार मार्क्सवादियों ने तथा समाजवादियों ने प्रस्तुत किया है। तो वर्तमान में अगर आर्थिक लोकतंत्र के कोई पक्षधर है तो वो कौन है? मार्क्सवादी लोग तथा समाजवादी लोग। तथा 18वीं व 19वीं शताब्दी में, 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो आर्थिक लोकतंत्र का जो विचार था ये दिया था व्यक्तिवादियों ने। किसने दिया था? व्यक्तिवादियों ने। तो सिंपल सी चीज है, आर्थिक लोकतंत्र का मतलब होता है आर्थिक आधार पर लोकतंत्र। वर्तमान में ये विचार मार्क्सवादी और समाजवादियों ने दिया और 18वीं और 19वीं शताब्दी में ये विचार व्यक्तिवादी लोगों ने दिया था। तो दोस्तों, लोकतंत्र के रूप में जो हमारा चौथा जो लोकतंत्र का रूप है वो है नैतिक लोकतंत्र। क्या होता है कि कुछ विद्वानों ने लोकतंत्र को नैतिक व आध्यात्मिक जीवन दर्शन के रूप में स्वीकार किया। तो नैतिक जीवन के लिए या आध्यात्मिक जीवन के लिए भी लोकतंत्र को स्वीकार किया, उसे ही नैतिक लोकतंत्र कहा गया है। नैतिक लोकतंत्र समस्त लोकतांत्रिक दर्शन का व्यवहारिक रूप होता है। जितना भी लोकतांत्रिक दर्शन है, मतलब कि ये चारों प्रकार के जो रूप उसमें आ जाते हैं, उन सब का व्यवहारिक रूप जो होता है वही होता है नैतिक लोकतंत्र, जिसमें मानव मूल्य को मूल आधार माना जाता है। इंपॉर्टेंस किसको दी गई है? मानव के मूल्यों को, या मानव के लिए ही सब कुछ है, उसी चीज को इंपॉर्टेंस दी गई है, मानव को इंपॉर्टेंट दी गई है। फिर नैतिक लोकतंत्र की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति सन 1789 की फ्रांस की क्रांति के समय हुई थी और वहां पर एक नारा दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता व भाईचारे के नारे के रूप में इसको विकसित हुई थी। अब नैतिक लोकतंत्र के अंदर भाईचारा, जिसको हम हिंदी में बंधुत्व कहते हैं, इसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। किसको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है? भाईचारे को, बंधुत्व को। और 1789 की जो फ्रांस की जो उदारवादी क्रांति हुई थी, उस क्रांति में नारा क्या था? स्वतंत्रता, समानता व भाईचारा। तो भाईचारे में भी बंधुत्व को या भाईचारे को ज्यादा प्राथमिकता दी गई। ये था दोस्तों नैतिक लोकतंत्र। आज जो हमने पढ़े वो लोकतंत्र के चार रूप। सबसे पहले लोकतंत्र का अर्थ, उसकी परिभाषा तथा लोकतंत्र के चार रूप, राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र तथा नैतिक लोकतंत्र के बारे में जानना है। कल जो हम पढ़ने वाले हैं वो है लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांत एवं दृष्टिकोण क्या है, वो हम अगली क्लास में देखेंगे।